अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 की एक्सरसाइज देखेंगे उर्दू मीडियम वालों के लिए। सबसे पहले एमसीक्यूज देखते हैं। कहते हैं एक जर्रे पर बेक वक्त 3 और 4 न्यूटन की दो फोर्सेस लग रही हैं, जर्रे पर हासिल फोर्स क्या होगी? कहते हैं दो फोर्सेस लग रही है, इनका हासिल फोर्स क्या होगी? अब ये देखिए मुझे 3 और 4 को अगर माइनस करें, 4 में से 3 माइनस करें तो 1 न्यूटन आ रहा है। 4 और 3 को जमा करें तो 7 न्यूटन आ रहा है। तो कहते हैं मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है? जब कम से कम वैल्यू इसकी 1 होगी, ज्यादा से वैल्यू इसकी 7 होगी, तो इसके दरमियान हो सकती है। तो कहते हैं ये वैल्यू जो है 1 से 7 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है। वो 1 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। अगर प्लस माइनस के अलावा कोई उसकी तरतीब हो तो उसके अलावा दरमियान वाली भी कोई वैल्यू हो सकती है। तो ये सारी वैल्यूज 1 से 7 के दरमियान कोई भी पॉसिबल है। आगे कहते हैं एक फोर्स है एफ एफ एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 60 का एंगल बना रही है, इसका वाई जूस बताएं। जो वाई जूस होता है ना बच्चे, उसको लिखते हैं एफ वाई। ये हम लोगों ने जब जूस पढ़े थे, एग्जाम पढ़े थे फोर्सेस के, उसमें ये टॉपिक लिखा था। एफ वाई को लिखते हैं एफ वाई की जगह होता है बच्चे साइन थीटा, तो एफ वाई को हम लिखेंगे एफ साइन थीटा। ये हमने फार्मूला में पढ़ा हुआ है टॉपिक में। ये टॉपिक था हमारे पास वेक्टर्स के अमूदीजा के। वेक्टर को जब उसके हिस्सों में तकसीम किया गया था तो उसमें ये हमने एफ वाई का फार्मूला पढ़ा था। ये मैं आपको इंडिकेट करवा देती हूँ, यहाँ पे फार्मूला कौन सा पढ़ा था, ये देखें। एफ वाई की वैल्यू हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि एफ साइन थीटा होता है, कि जहाँ पे भी वाई लिखा होता है ना वहाँ पे साइन थीटा लिख देते हैं। तो थीटा की वैल्यू वो आपको बता रहा है 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा एफ साइन 60 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एफ साइन 60। आगे कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स को कहा जाता है, जो मूवमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम है ना, उसको टॉर्क बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दाल होगा। कहते हैं अगर किसी जिस्म पर दो फोर्सेस लगनी है, एफ वन और एफ टू, इसमें टॉप प्रोड्यूस हो रहा है, तो कब तवाज़ुन में होगा? पता है हमने तवाज़ुन की दो पढ़ी थी शराइत। एक ये था कि सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस इक्वल होना चाहिए 0, और सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इक्वल होना 0 के चाहिए। अगर ये दोनों फुलफिल होंगी तो हम कहते हैं कोई जिस्म तवाज़ुन में होगा, कि सारी फोर्सेस का सम भी 0 होना चाहिए, सारे टॉर्क्स का सम भी 0 होना चाहिए। अगला कहते हैं हमारे पास एक दुकानदार अपनी चीजें ऐसे तराजू से तोल कर बेचता है जिनके दोनों पलड़ों के आम बराबर नहीं है। अगर वो छोटे आम वाले पलड़े में चीजें रखता है तो वो क्या है? नुकसान में है। कहते हैं आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये एक तराजू है जिसका एक पलड़ा नीचे है, एक पलड़ा उसका छोटा है। तो कहते हैं आप बताओ कि अगर जो दुकानदार है वो इस छोटे वाले पलड़े में अगर चीज रखेगा तो वो नुकसान में रहेगा या फायदे में रहेगा? मैं अगर इसको चीज रखूंगी पहले, तो अब इसका मतलब है इसका वजन ज्यादा है, ये नीचे है इसका मतलब है इसका वजन ज्यादा है, ये छोटा है इसका मतलब है इसका वजन कम है। पहले तो मैं वजन रखूंगी तो वो तो इसका बैलेंस पूरा कर पाएगा। थोड़ा सा नीचे आएगा जब मैं थोड़ा वजन रखूंगी तो वो इसके इक्वल होगा। उसके बाद वाली वैल्यू को वो काउंट करेगा, इस वाली वैल्यू को तो काउंट ही नहीं, वो मैयर ही नहीं करेगा ना, वो तो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद वाला ये है कि जितना मैं इसमें वड्डे रखती जाऊंगी, जितना वेट रखती जाऊंगी, उतना वो नीचे आता जाएगा। तो ये जो बैलेंस करवाने तक का वैल्यू है वो तो एक्स्ट्रा वो दुकानदार देगा। वो कहता है वो किस में रहेगा? वो नुकसान में रहेगा, क्योंकि पहले तो वो जो चीज डाल रहा होगा वो तो उसको बैलेंस करवा रही होगी, उसको बराबर कर रही होगी। तो बराबर करने के बाद आप चीज को मालूम करते हो। तो अगर ये हमारे पास बराबर ही नहीं है तो वो पहले क्या करेगा? उसको जो उसमें चीज डालेगा वो पहले उसको बराबर करवा रही होगी, वो तो किसी उसकी काउंटिंग में नहीं आएगी, उसके कह लें कि इस्तेमाल में नहीं होगी। उसके बाद वाली वो मालूम कर सकते हैं। तो वो जो उसने पहले चीज इसको बैलेंस करवाने के लिए डाली है वो तो जाया गई ना, वो तो एक्स्ट्रा में है, तो कहते हैं वो नुकसान में है। आगे कहते हैं एक आदमी तने हुए रस्से पर चलता है तो अपना तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए बांस को उफ़क़ी हालत में पकड़े रखता है। ये इत्तलाक की शक्ल है। कहते हैं आप लोगों ने देखा होगा अक्सर लोग जो है ना वो रस्सी पे चल रहे होते हैं तो उन्होंने हाथ में ना इस तरह से एक स्टिक पकड़ी होती है, इस तरह से एक बांस पकड़ा होता है। कहते हैं ये बांस क्यों पकड़ा होता है? क्योंकि वो अपने आप को बैलेंस करवाना चाह रहे होते हैं, अपने आप को तवाज़ुन की हालत में रखना चाह रहे होते हैं। तो ये असूल होता है मोमेंट का। ठीक है, तो ये हमारे पास मोमेंट का असूल था कि वो अपने आप को तवाज़ुन में रखना चाह रहे होते हैं, कि वो एक साइड पे ना गिरे, जितना उनका एक साइड पे आए उतना ही वेट दूसरी साइड पे, मतलब सेंटर यहाँ पे ही रहे। हम कहते हैं कि एक कोई भी चीज़ है उसे एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे उसका सारा मास एक्ट कर रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि सारा वजन वहाँ पे है। तो इस स्टिक का ऐसा लगेगा कि वे वजन जो है वो यहाँ पे है, तो अपने आप को बैलेंस करवाने के लिए इस स्टिक को पकड़ रहा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये होगा कि मूवमेंट्स का असूल, ये हमने उसमें पढ़ी है चीजें। आगे कहते हैं क़याम पज़ीर तवाज़ुन में इस जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमने ये भी पढ़ा था टॉपिक में कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस चीज़ का जितना नीचे होता है वो उतना ज़्यादा
तवाज़ुन में होता है। आपको याद है मैंने आपको चेयर्स की एग्जांपल दी थी, कोई ऊंची होती है कोई नीची होती है। तो जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना कम होता है उतना वो स्टेबल होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि स्टार्टिंग में इस तरह की चेयर्स होती थी जिनकी ये टांगे लंबी होती थी, लेकिन अब जो ट्रेंड आया है वो ट्रेंड ये आया है कि अब आपके पास जो चेयर्स इस्तेमाल की जाती हैं वो इस तरह से की जाती है, इनकी छोटी छोटी टांगे होती हैं। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर जो है वो ज़मीन के ज़्यादा पास होता है, तो ये जल्दी टूटती नहीं है, ये स्टेबल होती है, तवाज़ुन इनका ठीक रहता है, गिरती भी नहीं है। ठीक है, तो हम कहते हैं वो गहरे मकाम पर ज़मीन के साथ उसको पॉइंट लिया जाता है, तो वो ज़्यादा तवाज़ुन में होगा। कहते हैं किसी जिस्म का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो सकता है? वो जिस्म के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, सतह पर भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास वो कहते हैं जहाँ पे हमें ऐसा लग रहा होता है किसी जिस्म का पूरा वजन लाया गया है। जैसे अगर मैं आपको शक्ल दिखाऊं, हमारे पास एक ये देखें, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका सेंटर ऑफ मास ये है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमें लग रहा होता है इस पूरे जिस्म का मास वहां पे लाया गया है। इस कप का यहाँ पे है, इस टायर का सेंटर ऑफ मास ये देखें यहाँ पे है। अब इस टायर के ऊपर तो नहीं है लेकिन इसके अंदर है। तो ये सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं होता कि उसके सरफेस पे हो, उसके अंदर हो, वो कहीं पे भी हो सकता है। अब ये इसके टायर के ऊपर नहीं है लेकिन टायर के दरमियान में है कहीं, तो वो कहीं भी पॉसिबल है। कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? वो mv²/r होता है। तो ये एमसीक्यू से इस चैप्टर के। अब देखते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको टॉपिक के अंदर अंदर भी मार्क करवाए हैं कि किसका कौन सा आंसर है, लेकिन स्टिल इसको दोबारा से एक दफा देख लेते हैं। कहते हैं लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं? अगर इसका टॉपिक के अंदर से आंसर देखें तो ये टॉपिक पे चलते हैं। ये पेज नंबर 78 का फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, पैरेलल और लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये देखें, ये डेफिनेशन आपको मैंने हाईलाइट करवाई हुई है कि अगर पैरेलल फोर्सेस एक ही सिमत में होंगी तो उनको लाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है, और अगर उनकी सिमत मुखालिफ होगी तो उसको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, पेज नंबर 78 के ऊपर। आगे कहते हैं किसी वेक्टर के अमूदी अज्जा क्या होते हैं और इनकी कीमतें क्या होती हैं, इसका भी मैं टॉपिक से हाईलाइट करवा देती हूँ। पेज नंबर 81 पे ये हमने टॉपिक किया था कि किसी फोर्स को जो दो अज्जा में तकसीम किया जाता है जो एक दूसरे पर अमूद होते हैं। तो ये जो एक दूसरे पर अमूद होते हैं अज्जा, इनको एक दूसरे के अमूदी अज्जा कहा जाता है। ठीक है, और इनमें ये डेफिनेशन करेंगे, इनके फार्मूलाज देखते हैं। इनके फार्मूलाज में आपने सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला लिख देना है कि अमूदी अज्जा की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू एफ कॉस थीटा होती है, एफ वाई की वैल्यू एफ साइन थीटा होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है पेज नंबर 81 की लास्ट लाइन और साथ में ये दो फार्मूलाज। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं किसी फोर्स के अमल करने की लाइन क्या होती है, इसका टॉपिक मैं आंसर भी इंडिकेट करवा देती हूँ। ये देखिए पेज नंबर 79 पे हमारे पास ये डेफिनेशन लिखी है, वो लाइन जिसके साथ फोर्स अमल कर रही होती है इसको फोर्स के अमल की लाइन कहा जाता है। तो ये जो ये वाली लाइन है ये आपने करनी है इस आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज में। आगे कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स की तारीफ करें और साबित करें जो टॉर्क है वो आर क्रॉस एफ होता है, आर एफ साइन थीटा होता है, जिसमें आर एफ और थीटा। तो पहले तो मोमेंट ऑफ फोर्स की तारीफ करते हैं। ये देखें, ये डेफिनेशन है आपके पास, मैं पेज इंडिकेट करवा देती हूँ। पेज नंबर है आपके पास 80 पेज के सबसे ऊपर है हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये इसकी डेफिनेशन है, कोई फोर्स जो किसी को घुमाती है, उस फोर्स के घुमाने के असर की पैमाइश को आप लोग मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है। इसका फार्मूला जो होता है यहाँ से लिखेंगे कि किसी फोर्स का जो मोमेंट है या टॉर्क है वो बेसिकली प्रोडक्ट होता है फोर्स का मोमेंट आर्म का। इसको लिखेंगे एफ क्रॉस एल और क्रॉस की जगह क्या आ जाएगा साइन थीटा। ये फार्मूला लिख के इसके बाद आप ये मैं आपको इंडिकेट करवाती हूँ। अब यहाँ पे क्रॉस की जगह आप आर एफ साइन थीटा लिख देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका इंडिकेट करवाऊँ एग्जैक्ट डेफिनेशन या फार्मूला, ये देखें एग्जैक्ट उसका फार्मूला ये है कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता है क्या, टॉर्क को बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। ये फोर्स और उसके मोमेंट आपका हासिल ज़रब होता है, इसको आर एफ साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, अमूदी कंपोनेंट होता है ना, दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर होता है, तो हम लोग परपेंडिकुलर के लिए अमूद के लिए साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो आप आर की बजाय वहाँ पे एल भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अमूदी कंपोनेंट वो यही बात करे कि एफ साइन का थीटा का मतलब होता है उसका अमूदी कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या इसको वाई कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। और जहाँ पे भी वाई होता है वहाँ पे हम साइन थीटा लिखते हैं। तो एफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा, एफ साइन थीटा के। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अमूदी होंगे। हमने पढ़ा है टॉर्क सिर्फ तब प्रोड्यूस होता है जब फोर्स एफ ओ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स लग रही है।
ये दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। तो अगर आपने यहाँ पे बताना हो कि ये दोनों के एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं तो आप ये डिस्टेंस लिख लेते हो और साथ में फोर्स के साथ ये साइन लिख देते हो। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मतलब इसका वाई कंपोनेंट, तो आप जब परपेंडिकुलर लिखते हैं उसकी जगह आप साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे। आगे कहते हैं एक डायग्राम की मदद से जाहिर करेंगे हासिल फोर्स सिफर है लेकिन हासिल टॉर्क सिफर नहीं है। इसकी डायग्राम मैंने आपको टॉपिक में इंडिकेट करवाई थी, वो देख लेते हैं दोबारा से। आप इसमें ये वाली डायग्राम बना दीजिएगा। यहाँ पे ये देखें दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों ऑपोजिट हैं, मतलब एक दूसरे के असर को जाहिल कर रही हैं। तो हम कहते हैं यहाँ पे हासिल फोर्स जीरो। लेकिन ये लग रही है सेंटर से इनका जो डिस्टेंस है वो फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये क्या करेगी, ये इस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट को घुमाएगी और ये क्या करेगी, ये भी इसी डायरेक्शन में, मतलब ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस्म को घुमाएंगी। तो फोर्सेस का ओवरऑल सम तो जीरो है लेकिन ये इसको घुमा रही है। इसके अलावा इसमें आप स्टीयरिंग व्हील की एग्जांपल भी दे सकते हैं। जैसे ये स्टीयरिंग व्हील की एग्जांपल है जिसमें ये फोर्स एक साइड पे अपवर्ड लग रही होती है, एक साइड पे डाउनवर्ड लग रही होती है। तो दोनों के डायरेक्शन या सिमत ऑपोजिट होने की वजह से नेट फोर्स तो कोई नहीं है क्योंकि एक दूसरे के असर को जाहिर कर देती है, लेकिन ये स्टीयरिंग व्हील को घुमा रही होती है। ये टॉर्क इस डायरेक्शन में देगी, ये टॉर्क इस डायरेक्शन में। तो ये डायग्राम बना लें या जो नीचे मैंने आपको इंडिकेट करवाई है वो बना सकते हैं। इसमें ये वाली डायग्राम भी बन सकती है। ये पेज नंबर जो आपको मैं इंडिकेट करवा रही हूँ, पेज नंबर है आपका 81, ठीक है। तो आप इसमें ये वाली डायग्राम भी बना सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए हमारे पास दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 और F2, दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट है। तो ओवरऑल नेट फोर्स तो कोई नहीं है लेकिन इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट रोटेट जरूर करेगा क्योंकि ये हमारे पास इस डायरेक्शन में इसको टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगी सेंटर के अराउंड और ये इस डायरेक्शन में। तो ओवरऑल ये हमारे पास मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इन तीनों डायग्राम्स में से जो भी मैंने मेंशन किया कोई एक डायग्राम बना दीजिएगा। आगे कहते हैं नीचे दिए गए हर एक के लिए हालत तवाज़ुन की किस्में लिखें। ये हमने पढ़ा था, ये हमारे पास ये सारी हमने ना डिटेल में देखी थी कि ये क्या पजीर होता है। ये क्या पजीर में ये देखें ये वही कोन है कि आपके पास एक कोन ली थी, अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हो जैसे इसको छोड़ोगे तो वो वापस आ जाएगा। क्या पजीर ऐसे तवाज़ुन को बोलते हैं जिसमें एक दफ़ा जिस्म को उसकी हालत से बदलो तो उसको जैसे ही छोड़ो वो वापस अपनी असली हालत में आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे छोड़ेंगे तो ये वापस आ जाएगा। तो पहले वाला जो है वो क्या पजीर है, ये क्याम पजीर है। ये हमारे पास गैर क्याम पजीर है कि ये इसकी हालत है, आप इसको थोड़ा सा टच करोगे तो ये नीचे आके गिर जाएगी, ये बॉल वापस नहीं जाएगी। तो ये गैर क्याम पजीर है कि थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये नीचे गिर जाएगी, ऊपर वापस नहीं जाएगी। तो ये गैर क्याम पजीर है। ये सिलेंडर है, ये हमने पढ़ा था न्यूट्रल है कि आप इसको उठा के यहाँ पे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, जिस साइड पे मर्जी स्लाइड करो, जितनी इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही होती ग्रेविटी वो अपनी उसी जगह पे रहती है। तो ये चेंज नहीं होती इसकी। तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। ये हमने डिटेल में पढ़ा है। आगे कहते हैं किसी एक जिस्म की मिसाल दें जो हरकत कर रही हो लेकिन तवाज़ुन की हालत में। तवाज़ुन की हालत का मतलब है अपनी हालत ना बदले, हरकत कर रही थी वो करती रहे जितनी मर्जी फोर्सेज लग रही। जैसे मैंने आपको ना पैराट्रूपर की या छाता बरदार की एग्जाम्पल दी थी, आपको मैं इंडिकेट भी करवा देती हूँ। ये देखें ये छाता बरदार की मैंने एग्जांपल दी थी कि आप क्या करते हैं, जैसे छाता बरदार हवाई जहाज से छलांग लगाता है तो उसकी वेट फोर्स नीचे होती है, लेकिन जैसे ही वो अपना पैराशूट ओपन करता है तो जो एयर होती है वो इसके ऊपर की तरफ ड्रैग फोर्स लगा रही होती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जितनी नीचे फोर्स लग रही होती है उतनी ऊपर लग रही होती है, तो वो एक यकसा वेलोसिटी के साथ नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इसमें आप पैराट्रूपर की एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये छाता बरदार की दे सकते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। या अगर सिर्फ आपने नाम बताना है तो इसमें आप छाता बरदार लिख सकते हैं, ठीक है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है किसी जिस्म के सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तारीफ करें। ये भी मैंने आपको टॉपिक में इंडिकेट करवाया था। ये हमारे पास कह लें सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कि वो नुक्ता होता है जहाँ पे हमें लग रहा होता है कि सारे का सारा वजन अमल कर रहा है, तो इसकी डेफिनेशन में ये आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास आपको मैं इंडिकेट करवा देती हूँ, ये पेज नंबर पे है हमारे पास 86 पे, उसी से अगले पेज पे है। ऐसा लग रहा होता है वो पॉइंट जहाँ पे उसका सारे का सारा मास रहता है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं तवाज़ुन के दो बुनियादी असूल के हैं जिनका इतलाक बैलेंसिंग खिलौनों और रेसिंग कार्स में लगाया जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि एक तो उनकी बुनियाद को चौड़ा कर दिया जाता है और दूसरा उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको लो रखा जाता है। इसका आंसर भी मैंने आपको मार्क करवाया था, वो मैं दिखा देती हूँ। ये आपके पास लास्ट लाइन है, पेज नंबर है आपके पास 1 सेकेंड 93 है इसका, अगर कह लें 93 होगा या 92 ये पेज होगा। उसकी ये लास्ट लाइन है कि हम किसी शय के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचा करते हैं और उसकी बुनियाद को चौड़ा कर देते हैं तो उसका तवाज़ुन बेहतर किया जा सकता है। ये पेज 92 के लास्ट पे है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स वेलोसिटी पर हमेशा मुद्दी क्यों एक्ट करती है। इसका मैं आंसर भी आपको मैंने इंडिकेट करवा दिया हुआ है।
ये पेज नंबर 94 का फर्स्ट पैराग्राफ है। अगर मैं आपको इंडिकेट करवाऊं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर में लग रही होती है और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा मास के साथ होती है। तो दोनों के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो वो एक दूसरे के साथ मूव भी होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और साथ में ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज से रिलेटेड स्टिल कुछ पूछ रहा हूँ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।